तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमी क्या क्या रह गई, यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अपने आप में सही है, जितना वो बता पाया उतना सही है, पर वो सब नहीं बता पाया। बहुत सारी बातें ऐसी रह गई जो ऊष्मागतिकी प्रथम नियम से नहीं पता चली। उसमें से दो मुख्य बातें हम बात करेंगे। पहला, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमको ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को नहीं बता पाया। मतलब ऊष्मा ठंडे से गर्म की ओर जाएगी या गर्म से ठंडे की ओर आएगी, ये उससे पता नहीं चलता है। दूसरा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये भी नहीं बता पाया कि दी गई परिस्थिति में कोई रासायनिक अभिक्रिया स्वतः यानी अपने आप होगी या नहीं होगी, यानी कि किसी अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता की व्याख्या भी इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकी। ये दो बड़ी कमियां रह गई। इसके लिए हमने क्या किया कि भाई ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को लागू किया। तो द्वितीय नियम जानने से पहले जान लें कि स्वतः प्रवर्तिता किसको कहते हैं। स्वतः प्रवर्तिता, सही उच्चारण करेंगे, सही लिखेंगे। स्वतः मतलब अपने आप, प्रवर्तिता मतलब होने वाला। तो हम अपने दैनिक जीवन में ढेर सारे ऐसे परिवर्तनों को जानते हैं जिनमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी वो अपने आप होती है। जैसे आप नदी का बहना देखिए, ये अपने आप बहता है, हम कोई मोटर नहीं लगाते। ठीक, हवा का चलना अपने आप होता है। अगर हम देखें बड़े बड़े पैमाने पे तो पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, अपने आप होता है ना। हम सब क्या होते हैं, हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो अपने आप होते हैं। ठीक, इसके अलावा पौधों का बड़ा होना, ये सब भौतिक परिवर्तन या नॉर्मल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप एक सूखे कागज के ढेर में आग लगा दें और हट जाए तो पूरा ढेर जल जाता है, ये अपने आप हुआ। शुरुआत आपने की पर बाकी अपने आप हुआ। तो ऐसे प्रक्रम जो प्रकृति में अपने आप या एक निश्चित शुरुआत दिए जाने पर एक ही दिशा में अपने आप या स्वतः प्रक्रम की समाप्ति तक या साम्यावस्था की प्राप्ति तक गति करते हैं, इन्हें स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहते हैं और ये घटना स्वतः प्रवर्तिता कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे प्रक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकृति में स्वतः अपने आप या एक निश्चित शुरुआत दिए जाने पर अपने आप एक ही दिशा में तब तक गति करती हैं जब तक कि प्रक्रम समाप्त न हो जाए अथवा साम्यावस्था की प्राप्ति न हो जाए। ऐसे परिवर्तनों को हम स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम और ये घटना स्वतः प्रवर्तिता कहलाती है। तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अलग अलग कथन हैं। अब हम आ गए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरीके से कहा है। मैं पहले उनके कथन पढ़ के आपको बताता हूं, फिर अर्थ समझाऊंगा और फाइनल हम क्या लिख सकते हैं वो बताऊंगा। वैसे याद करना बहुत बढ़िया है। सबसे पहला इन्होंने कहा, क्लासियस की परिभाषा है, ऊष्मा स्वतः या अपने आप बिना बाहरी साधन की सहायता के किसी वस्तु जो कम ताप पर है से अधिक तापमान वाली वस्तु पर प्रवाहित नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपको ऊष्मा प्रवाहित करनी है तो ऊष्मा अपने आप उच्च ताप वाली जगह से निम्न ताप वाली जगह की ओर अपने आप प्रवाहित होगी। लेकिन अगर निम्न ताप वाली जगह से उच्च ताप की ओर ले जाना है, जैसा कि आपके फ्रिज में होता है, आपके फ्रिज में जब आप नया फ्रिज लाएं या लाइट गोल हो जाए, दिन भर लाइट ना रहे, तो फ्रिज के अंदर और बाहर का तापमान समान हो जाता है। अब आप फ्रिज जब चालू करते हैं तो थोड़ी देर बाद फ्रिज ठंडा होने लगता है, यानी अंदर का तापमान कम और बाहर का तापमान ज्यादा। तो धीरे धीरे अंदर का तापमान और ठंडा होता जा रहा है। हो क्या रहा है, अंदर की ऊष्मा को बाहर निकाला जा रहा है, विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है।
तब आपको मोटर की जरूरत पड़ती है, कंप्रेसर जो उसमें लगा होता है उसकी जरूरत पड़ती है। यानी बिना बाह्य ऊर्जा खर्च किए, बाहर से कार्य किए, आप ऊष्मा को ठंडे से गर्म की ओर प्रवाहित नहीं कर सकते। गर्म से ठंडे की ओर कर सकते हैं, पर ठंडे से गर्म की ओर करना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा। कोई वस्तु जो कम तापमान है से अधिक तापमान वाली वस्तु पर ऊष्मा स्वतः या अपने आप बिना बाहरी साधन के नहीं, यही हो गया। केल्विन की परिभाषा है, किसी चक्रीय प्रक्रम में किसी कुंड से ऊष्मा लेकर उसी समय उसे गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में बिना स्थानांतरित किए कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम चक्र में कार्य करने वाली कोई ऐसी मशीन लें जो उच्च ऊर्जा वाली जगह से ऊष्मा ले, लेकिन ऊष्मा को बाहर निम्न ऊर्जा वाले में न निकाले, तब तक वो उसको कार्य में नहीं बदल सकती। उसको एक जगह ऊष्मा लेनी पड़ेगी, दूसरी जगह ऊष्मा त्यागनी पड़ेगी, और बची खुची को वो किस में बदल पाएगा? कार्य में। ठीक है ना, यही नियम है। प्लांक की परिभाषा है कि कोई ऐसा चक्री प्रक्रम या चक्री मशीन का निर्माण असंभव है जिसमें कुंड से अवशोषित ऊष्मा तुल्य मात्रा के कार्य में बदल जाए। यही आपका मूल नियम है। मूल नियम कहता है कि आप ऊष्मा को कभी भी पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। बाकी ऊर्जा को कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा पूरी तरह से कार्य में बदल जाती है, प्रकाशिक ऊर्जा भी पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ऊष्मा एक ऐसी विशेष ऊर्जा है जिसको कभी भी किसी भी मशीन से पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के फाइनल जो हमारा कथन तैयार होता है वो ये है कि कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में बदला जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को पूरी तरह से कार्य में कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये आपका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब इसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए हमने एक नियम दिया है, या एक आपको पढ़ना है कार्नोट चक्र। बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा ख्याल है 12वीं में भी आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कार्नोट चक्र। हमने ये बात जानी हुई है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में अगर हम, क्योंकि चक्र है तो चक्रीय प्रक्रम होगा, तो चक्रीय प्रक्रम में डेल ई का मान क्या होता है? 0। लेकिन चक्रीय प्रक्रम में क्योंकि ई जो है वो प्रथम प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पे निर्भर करती है, और चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक भी वही होता है और अंतिम भी वही होता है। लेकिन कार्य और ऊष्मा ऐसी चीजें हैं जो अवस्था पर निर्भर नहीं करते। इसलिए अगर हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का इस्तेमाल करें तो डेल यू बराबर हमारा क्या होता है? Q माइनस डब्ल्यू। तो हम इसको 0 लिख दें तो ये हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू, या Q इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि इस चक्री प्रक्रम के दौरान जितनी ऊष्मा का अवशोषण होगा उसको कार्य में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अब कितनी ऊष्मा का अवशोषण होगा तो अलग अलग पद में अलग अलग हो सकता है। तो मान लो कि हमारे पास कुछ पद हैं Q1, Q2, Q3 प्लस सो ऑन, तो ये बराबर होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन। यही ध्यान रखना है। अब हम कार्नोट चक्र की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले कार्नोट चक्र में आपको क्या क्या जानना है? कुछ थ्योरी है जो आपको लिखनी पड़ती है, मैं उसको बोल के समझाता हूं। मान लीजिए हमने एक सिलेंडर लिया है, सिलेंडर यानी एक कोई भी बर्तन लिया है जिसमें एक भारहीन घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है। एक सिलेंडर है, ठीक है ना, इसमें एक भारहीन घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है। इसमें 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है, और ये जो पिस्टन है ये हमारा एक ओर से
किसमें है, उच्च ऊर्जा के कुंड से संपर्क में है, जहां पे तापमान T2 है, और एक और निम्न ऊर्जा के चक्र में संबंध, निम्न ऊर्जा के सिंक या कुंड से संपर्क में है T1। ये क्या करता है, T2 यानी उच्च ऊर्जा के कुंड से कुछ ऊष्मा Q2 अवशोषित करता है, और और T1 पे कुछ ऊष्मा Q1 उत्सर्जित करता है। ये फंडामेंटल चीजें हैं हमारी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ये मान के चलते हैं कि कुंड इतने बड़े हैं कि अगर उसमें से थोड़ी ऊष्मा ली जाए या दी जाए तो कुंड के तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता। कुंड बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। जैसे समुद्र से एक बाल्टी पानी ले लिया, तालाब में एक बाल्टी पानी डाल दिया, तो न तो कुछ लिया न तो कुछ दिया, लेकिन आपके लिए तो एक बाल्टी पर्याप्त है। तो यही चीज देखनी है। अब यहां 4 पद होते हैं, मैं पदों को पहले समझा देता हूं। मान लो कि हमने क्या किया, पहले इस सिलेंडर को T2 तापमान के कुंड में संपर्क में रखा, तो गर्म कुंड के संपर्क में जब होगा तो ऊष्मा कुंड से किसमें आएगी, तंत्र में आएगी, और तंत्र में प्रसार होगा, समतापी प्रसार, ताप को स्थिर रखने। गैसें क्या करेगी, गैसें जो है वो प्रसारित होंगी, और प्रसारित होकर, ठीक है, समतापी प्रसार पहला होगा। इसके बाद हम इसको यहां से हटा देंगे, हटा के इसके चारों ओर जैकेट लगा देंगे। जैकेट मतलब ऊष्मा का न तो बाहर जाना हो न तो अंदर आना, और छोड़ देंगे। तो कुछ देर तक गैस बिना ऊष्मा अवशोषित किए भी प्रसारित होती रहेगी। ये कहलाएगा रुद्धोष्म प्रसार। अब जैकेट खोलेंगे, जैकेट खोल के इसको T1 यानी ठंडे कुंड के संपर्क में लाएंगे। ठंडे कुंड के संपर्क में लाएंगे तो ये कुछ ऊष्मा Q1 त्याग देगा और पिस्टन अंदर आएगा। संपीड़न, समतापी संपीड़न होगा। इसके बाद इसको T1 वाले से हटा के अलग करेंगे, फिर जैकेट लगाएंगे, ऊष्मारोधी जैकेट, और पिस्टन को बाहर से हम दबाएंगे, और तब तक दबाएंगे जब तक कि इसका तापमान बढ़ के फिर से कहां ना पहुंच जाए, T2 तक न पहुंच जाए। तो ये 4 पद में होगा, इसको समझेंगे, ठीक है। तो 4 पद हम देखें, एक ग्राफ के हिसाब से हम इसको शो करेंगे। ये है आपका तापमान, और इधर हम लिखते हैं आयतन। अच्छा, यहां दाब है, सर, दाब, आयतन, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 4 पद हैं। पद ए से पद बी की ओर जाना, पद बी से पद सी की ओर, चक्रीय प्रक्रम है ना, सी से फिर डी, और डी से फिर ए। ये चक्रीय प्रक्रम हमारा हो गया। अब ए बिंदु पर मान लो कि दाब P2 है, आयतन V2 है। बी बिंदु पर P1 है, V1 है, यहां P3 V3 है, और यहां P4 V4 है। इस जगह का तापमान T2 है, ठीक है। ये समतापी प्रसार है हमारा। ए से बी तक तापमान लगभग स्थिर है। इस जगह का तापमान T2 है, ये भी समतापी प्रसार में ही आ जाएगा। जबकि यहां तापमान कम हो रहा है, तो यह है रुद्धोष्म। ये दोनों रुद्धोष्म का क्रम है। तो हमारा ग्राफ लगभग तैयार हो गया। अब आते हैं प्रथम पद में क्या हुआ। प्रथम पद आपका है समतापी प्रसार। हुआ ये कि जो ऊष्मा अवशोषित हुई Q2, उसके कारण निकाय में प्रसार हुआ।
तो यहां पर हम जानते हैं कि क्योंकि हमने डेल ई को अभी 0 माना हुआ है, समतापी है ना, समतापी प्रसार के लिए समतापी यानी डेल टी बराबर क्या होगा 0, इसलिए डेल यू भी क्या हो जाएगा 0। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि डेल यू बराबर होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल यू 0 हो गया तो ये हो गया क्यू माइनस डब्ल्यू, या इसी को लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू है। तो यहाँ ये Q2 है अवशोषित ऊष्मा और ये W1 है हमारा प्रथम कार्य। ठीक है, तो Q2 बराबर W1, तो W1 की गणना करने भाई, W1 होगा PV के बराबर, इसका समाकलन करते हैं हम PV, तो P की जगह हम लिखेंगे RT PV अपॉन V, याद होगा आपको। तो RT T कौन सा है, T2 है यहाँ पर, तापमान उच्चता। dV समाकलन करेंगे, समाकलन प्रारंभिक आयतन V2 है, अंतिम आयतन V1 है। ये सब ग्राफ देख के बनाना है आपको, नहीं कंफ्यूज हो गए कि नहीं V1 पहला आयतन है, नहीं भाई, हम शुरू जहां से कर रहे हैं वहां आयतन को V2 माना गया है। तो ये W1 बराबर आपका आ गया RT2 नेचुरल लॉग V1 बटा V2, समीकरण नंबर 1। और ये बराबर है किसके, ये मैं पहले से बता दूं, Q2 के बराबर। पहला हमारा समीकरण हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये चित्र द्वितीय पद, पहला और दूसरा पद ही समझना है बस मेन। द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद हमने बाहर निकाला, हमारे पिस्टन को जैकेट लगाया और प्रसारित होने दिया, ये है रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार में Q का मान 0 होता है, इसलिए समीकरण के हिसाब से du बराबर क्या हो जाएगा माइनस W, तो W ये 2 है, तो ये हमारा W2 बराबर हो जाएगा माइनस du, और आपको du बराबर पता होगा CdVt होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ये माइनस लगाया, समाकलन करेंगे प्रारंभिक ताप T2 से, देखो यहाँ B से कहां आ रहे हैं हम, C पे आ रहे हैं, T1 पे जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा फाइनल माइनस CV T1 माइनस T2, या अगर इस माइनस को हटाओगे आप तो ये पलट जाएगा T2 माइनस T1 हो सकता है, ठीक है ना। तो माइनस हटा देते हैं तो W2 बराबर हो जाएगा CV T2 माइनस T1, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक ऐसे ही अब जैकेट को हटा के हम फिर से क्या कर रहे हैं, जैकेट को हटा के हम तृतीय पद में आते हैं। ये फिर से क्या होगा, समतापी संपीड़न होगा। समतापी संपीड़न आप नोटिस करो तो ये वाला ग्राफ था, C से D के लिए, तो आप देख सकते हो C to D हम चलेंगे, C to D यहाँ क्या था, P3 V3 था और ये P4 V4 था, बिल्कुल पहले वाले जैसा हो जाएगा। समतापी है तो डेल T बराबर 0 होगा, du बराबर भी 0 होगा, और ऐसे में du इक्वल्स टू Q माइनस W, यानी कि 0 बराबर Q माइनस W, या Q बराबर क्या हो जाएगा आपका W हो जाएगा। ये W3 होगा, यहाँ Q1 ऊष्मा त्याग रहा है, तो W3 पहले निकालते हैं फिर आपको कुछ समझाता हूं। W3 बराबर होगा आपका PdV, P की जगह RT dV अपॉन V, V3 से V4, V3 से V4, यहाँ तापमान T1 है, तो ये W3 आ जाएगा आपका RT1 गुणा नेचुरल लॉग V4 बटा
E3। ये ध्यान रखना कि ये कार्य संपीड़न है, पिस्टन अंदर जा रहा है। पिस्टन जब अंदर जाता है तो कार्य जो है वो क्या क्या हो रहा है, बाहर से हो रहा है ना। तो दिशा डिफरेंट होने के कारण इसको हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस W3 होगा ये, माइनस W3 इज इक्वल टू आपका ये, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अभी हमारा। इसके बाद बारी आती है अगले चीज की, चौथा पद, चतुर्थ पद। फिर जैकेट लगाएंगे और अब रुद्धोष्म संपीड़न हो। रुद्धोष्म संपीड़न D से A तक होता है और D से A वाला बिंदु ये है, D यहां पर है, A यहां पर है। D में क्या था, P4 V4, ये P2 V2 तक जाएगा, यहाँ T2 था, यहाँ T1 था, ठीक है। तो मैं इसी को समझा के फिर आपको बताता हूँ। रुद्धोष्म संपीड़न में Q बराबर क्या होता है, 0, यानी DU बराबर हो जाएगा माइनस W, या W इसको 3 ले सकते, 4 ले सकते हैं। तो अब हमारे पास W4 बराबर है CV dt फ्रॉम T1 से T2, T1 से T2। तो ये आ गया W4 इक्वल्स टू CV T2 माइनस T1, ठीक। ये W4 भी क्या होगा आपका, नेगेटिव कार्य है, ठीक है, माइनस में है, इसलिए ऑलमोस्ट माइनस W4। तो आप देखिए कार्य यहाँ माइनस W4, और अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, W4 इक्वल्स टू माइनस CV T2 माइनस T1। चूंकि कार्य किसके द्वारा किया गया है, निकाय द्वारा किया गया है, इसलिए कार्य हमारे द्वारा किया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको, इसका भी चिन्ह माइनस रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। चलिए, ये 4 इक्वेशन हमको मिल गए। चिन्हों का बस ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब कुल कार्य कितना है और कुल ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित कितनी है ये देखते हैं। तो चलिए देखें, संपूर्ण पूरे चक्र में निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर होगा W1 प्लस W2 प्लस, चूंकि दो कार्य क्या है हमारे, माइनस वाले है ना, W3 प्लस माइनस W4। कुल कार्य वैल्यू पुटअप करेंगे। W1 बराबर हमारा क्या था, RT2 नेचुरल लॉग T1 अपॉन नेचुरल लॉग V1 अपॉन V2, ठीक। W2 था हमारा प्लस CV T2 माइनस T1। W3 सामने लिखा हुआ है, W3 माइनस में RT1 नेचुरल लॉग, तो ये हो जाएगा RT1 नेचुरल लॉग V4 अपॉन V3, ठीक है। और यहाँ माइनस वाले की वैल्यू भी माइनस है, इसका मतलब यहाँ माइनस ही रहेगा, CV T2 माइनस T1। तो CV वाला कट गया, आपके पास बचा RT2 नेचुरल लॉग V1 अपॉन V2 और प्लस RT1 नेचुरल लॉग V4 अपॉन V3। ये है वैल्यू Q2 की और ये है वैल्यू आपकी माइनस Q1 की, ऊष्मा अवशोषित, ऊष्मा उत्सर्जन, ठीक है।
अब हम ध्यान हो प्रीवियस इक्वेशन कि हमने पढ़ा था नेचुरल लॉग रुद्धोष्म प्रसार में, खास तौर से रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार 1 हमारा कहां से कहां तक था? B से C तक था, जहां T1 V1 से परिवर्तन T3 V3 में हुआ था। तो अगर यहाँ अच्छा तापमान T2 से कहा गया था T1, हमने देखा था कि T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू होता है V1 अपॉन V3, V1 अपॉन V3 गामा माइनस 1, अगर याद हो तो, है ना? T1 बाई T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। V2 मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाता है, एक में फाइनल ऊपर रहता है, एक में इनिशियल ऊपर रहता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पहले वाले के लिए। दूसरा द्वितीय रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम एक दूसरा भी हुआ है हमारे ग्राफ में, देखो रुद्धोष्म संपीड़न जो था, या प्रसार भी लिखा हमने उसको, तो वो था हमारा D से A के लिए, जहां हम T4 V4 से पहुंच रहे थे T2 V2 पे, तापमान T1 से T2 पे जा रहा था। तो यहां आ जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V4 अपॉन V2 गामा माइनस 1। ठीक, ये दोनों को अगर मैं इसको पलट दूं तो ये क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V4 गामा माइनस 1। इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, तो ये आ गया V1 अपॉन V3 इक्वल्स टू V2 अपॉन V4। तो आप देखिए क्या है, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू V3 अपॉन V4। तो V1 अपॉन V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कुछ गलत तो नहीं किया? बिल्कुल V3 अपॉन V1 फाइनल अपॉन इनिशियल, तो इनिशियल अपॉन फाइनल। ठीक है, इनिशियल V1 था। एक सेकंड, V1 अपॉन V2, तो V4 अपॉन V3 इक्वल्स टू हो जाएगा V2 अपॉन V1। ठीक है, ये मान उठा के वहां रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो V1 अपॉन V2 की जगह आप लिख सकते हैं V3 अपॉन V4। तो V3 अपॉन V4 कब होगा? जब इसको पलट देंगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 इक्वल्स टू RT2 नेचुरल लॉग V1 अपॉन V2 माइनस RT1 नेचुरल लॉग V3 अपॉन V4। V3 अपॉन V4 की जगह हम लिख सकते हैं RT2 नेचुरल लॉग V1 अपॉन V2 माइनस RT1 नेचुरल लॉग V1 अपॉन V2। ठीक है, देखो V3 अपॉन V4 इक्वल टू क्या है? V3 अपॉन V4 इक्वल टू V1 अपॉन V2, बिल्कुल लिखा जा सकता है, यही तक हमारा काम हो गया। ठीक, और अब आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या क्या निकल जाएगा? R V1 अपॉन V2, सिर्फ T2 अपॉन T1 रह जाएगा, तो T2 माइनस T1
R नेचुरल लॉग V1/V2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 हमारा ये निकल आया। ये बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है 5वां। अब आपको करना यह है कि समीकरण 5 में 1 का भाग दे दीजिए। समीकरण 1 का भाग, अब ये समीकरण 1 कौन सा है? ये Q2 is equal to RT2 नेचुरल लॉग V1/V2 प्रथम पद, उसका भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1/Q2 बराबर T2 माइनस T1/T2, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल यही समीकरण बचेगा। यही समीकरण आपके कार्नोट चक्र का समीकरण है। Q2 माइनस Q1 को हम कुल कार्य मान सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए कुल कार्य W, तो W/Q2 इज इक्वल टू हो गया T2 माइनस T1/, ठीक। इसको दक्षता भी कहा जाता है, इंजन की दक्षता। तो W/Q2 अनुपात अर्थात कार्नोट चक्र में होने वाला कुल कार्य और उच्च ताप पर अवशोषित ऊष्मा का अनुपात कार्नोट चक्र या कार्नो इंजन की दक्षता कहलाता है। दक्षता का मतलब वो कितने प्रतिशत ऊष्मा को कार्य में बदल सकता है, ठीक है। तो ये आपका आज का हिस्सा है जो आपको ध्यान देना चाहिए। बड़ा टॉपिक है और लगभग हर बार पूछा गया टॉपिक है, तो अच्छी तरह पढ़िए इसको। तो फिर मैं आपको कार्नो दक्षता नेक्स्ट क्लास में, ताप का ऊष्मागतिकी की पैमाना और कार्नो प्रमेय, ये 3 चीजें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पहला ही थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। 2 बार रिपीट कीजिए। इसका रिकॉर्डेड वीडियो शाम को आपको उपलब्ध करा दूंगा।